फ्रेंड्स, ITI फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कराऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पदार्थ की आघात शक्ति किसका सूचकांक होती है? आघात शक्ति मतलब इम्पैक्ट लोड। सूचकांक इंडेक्स किसका होती है? टफनेस का, टेंसाइल स्ट्रेंथ का, फटिंग स्ट्रेंथ का या हार्डनेस का। ये हमारे इसरो 2017 में आया हुआ है। तो किसका होती है? हमारे टफनेस का होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब टफनेस क्या होता है? टफनेस होता है इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। जैसे माइल्ड स्टील तथा रॉट आयरन में यह गुण पर्याप्त मात्रा में होता है। इसका मैं डायग्राम दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो है ये हमारा टफनेस का डायग्राम है और ये हमारा ब्रिटलनेस का, मतलब कोई भंगुर होता है जैसे उसको मारते ही वो चटक हो जाता है। जैसे कि इसको हम ग्लास ले सकते हैं, कांच, और ये हमारा टफनेस, जैसे मारते पे वो उसको झटके सहन कर रहा है और वो उसको बैंड हो जा रहा है, टूट नहीं रहा, बैंड हो जा रहा है। तो ये हमारे दोनों एग्जाम्पल हो गए। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्वरण परीक्षण के दौरान प्रतिशत तरंगदैर्ध्य सूचक है। किसका सूचक होता है? क्रीप का, मेलिएबिलिटी का, डक्टिलिटी का या इलास्टिसिटी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डक्टिलिटी का। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी होता है इस गुण के कारण पदार्थ के पतले वायर को खींचा जा सकता है, जैसे सोना, टीन, रॉट आयरन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। इसकी माप टूटने से पहले प्रतिशत लंबाई में वृद्धि या दैर्ध्य वृद्धि द्वारा प्रकट की जाती है। इसका देखिए एक टेंसाइल टेस्ट की मशीन है जिसको ये ऊपर से फिक्स है और नीचे हम अपना लोड लगाते हैं, जिससे इसके वायर वगैरह कुछ भी हर सारे काम किए जा सकते हैं जो टेंसाइल में हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबल क्या होता है? सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है? तो किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल तीव्रता कहती है। प्रतिबल तीव्रता को ही प्रतिबल के नाम से जाना जाता है। ये होता है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये देखिए, एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से, मतलब इसका जो फोर्स लग रहा है और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर ये न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर है तो mm स्क्वायर में क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी 10 की पावर 6 पास्कल। ये भी पूछा जाता है। अगर ये होगी 10 की पावर 6 पास्कल, अगर ये गीगा में आ जाता है तो गीगा में हमारी क्या हो जाएगी? किलो न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर। ये हमारी हो जाएगी गीगा पास्कल। और गीगा पास्कल क्या? 10 की पावर 9 पास्कल। तो ओके, आई होप आपको ये स्ट्रेस समझ आ गया होगा। इसका आगे भी यूज़ है और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं विकृति, मतलब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन हमारा होता है जैसे कि इसको भी खींचा गया, जो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ जो होती है उसका रेशियो हमारा स्ट्रेन माना जाता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये देखिए जो चेंज इन लेंथ है वो भी मीटर में लिखी जाएगी, ओरिजिनल लेंथ है वो भी मीटर में लिखी जाएगी। तो ऊपर मीटर नीचे मीटर कट जाएंगे, इसलिए स्ट्रेन की कोई लिमिट नहीं होती। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और इसको एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन इजिकल टू डेल एल अपॉन एल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विकृति के कारण उत्पन्न प्रतिबल। विकृति मैंने अभी आपको बताया है स्ट्रेन। अब इसके कारण उत्पन्न ये होता है उत्पन्न प्रतिबल, ये हमारा होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हुक्स लॉ पर वर्क करता है। हुक्स लॉ हमारा क्या बोलता है? जो हमारा प्रतिबल होता है, प्रतिबल जो होता है प्रोपोर्शनल होता है विकृति के, और जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई अपॉन एप्सिलॉन, और इसका जो हमारा एक रिलेशन निकल कर आता है वो ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्रतिबल अपॉन एप्सिलॉन, और ई हमारा होता है यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ई की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा ई इज इक्वल टू प्रतिबल स्ट्रेस, इसको बोलते हैं सिग्मा। और इसका एक कर्व भी होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, जो बहुत पूछा जाता है। ये हमारा होता है प्रतिबल और ये हमारा होता है विकृति, और इसका एक कर्व होता है जहाँ पे यहाँ पे हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई होती है। और स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो स्लोप होता है वो हमारे यंग मॉडुलस दर्शाता है। जैसे कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस एक ही होता है। और ये हमारा इसरो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अरे यहाँ पे इसका ये डायग्राम ये होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, जो भी मैं बताया। ए हमारी होती है प्रोपोर्शनल लिमिट, बी होता है अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट,
सी होता है लोअर स्ट्रेस पॉइंट, डी हमारा होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, ई होता है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पर आते आते हमारा मटेरियल जो होता है फ्रैक्चर हो जाता है, इसकी लास्ट लिमिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन एज कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये हमारा इसरो 2000 इसरो और विजाग स्टील दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ के कंपेयर में कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होता है, मतलब कैसी होती है वो। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कास्ट आयरन की क्या होती है, किसके कंपेयर में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ वो क्योंकि वो एक ब्रिटल मटेरियल होता है, उसकी हम वायर नहीं खींचे जा सकते, इसलिए उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू टेंसाइल स्ट्रेंथ के। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल के समान प्रतिबल का मान जिसके हटाने से विरूपण यानी कि डिफॉर्मेशन गायब हो जाता है, ऐसा हमारा किस में होता है, फ्रैक्चर पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इलास्टिक लिमिट। सपोज डेट आप एक रबड़ ले सकते हैं, रबड़ जो होती है कुछ भी जो जिसको हम खींचते हैं तो वो एक बड़ी हो जाती है, लेकिन उसे छोड़ने पर वो अपनी ओरिजिनल लेंथ इसमें आ जाती है, जो उसकी ओरिजिनल उसकी साइज होता है। जैसे कि हम स्प्रिंग भी ले सकते हैं, स्प्रिंग है, रबड़ है, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो इसने एक रबड़ लिया उसको खींचा तो इसका क्या हो गया, इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई, लेकिन जब इसको छोड़ेगी वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी। तो इसका एग्जांपल रबड़ हो गया। आई होप आपको इलास्टिसिटी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सभी दिशाओं में समान प्रत्यास्थता गुणधर्म दर्शाने वाले पदार्थ को कहते हैं। जो सभी दिशाओं में समान, ये हमारा एसएससी विजाग स्टील में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी दिशाओं में समान प्रत्यास्थता गुणधर्म दर्शाने वाले को बोलते हैं हम आइसोट्रॉपिक। इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये हमारा आइसोट्रॉपिक है और ये हमारा होमोजीनियस है। तो सभी दिशाओं में समान प्रत्यास्थता गुणधर्म दर्शाने वाले को हम समदैशिक यानी कि आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, तथा एक पिंड जिसके संपूर्ण आयतन में गुणधर्म समान हो उसे हम बोलते हैं समांगी यानी कि होमोजीनियस। ये देखिए, सब एक ही उसमें जा रहे हैं और ये अलग अलग सभी दिशाओं में समान है। इसका डिफरेंट भी दिख रहा है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की वह क्षमता क्या कहलाती है जिसमें बिना टूट फूट के वह मुड़ जाता है। तो वो कहलाती है, विजाग स्टील में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमारी कहलाती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है बिना असफल हुए किसी पदार्थ के प्रतिबल सहने के गुण को उसकी सामर्थ्य कहते हैं। इसकी माप पदार्थ की अंतिम प्रतिबल तीव्रता द्वारा व्यक्त की जाती है। इसी प्रकार हमारा टेंसाइल, ये टेंसाइल क्या होता है, जब इस गुण के कारण पदार्थ के पतले वायर खींचे जा सकते हैं। और टफनेस वही जो उसको मारने या उसको वो सहन कर सकता है, उसकी वो टफनेस दिखाता है। ये टफनेस का मैंने आगे डायग्राम से ही बता दिया है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4P परीक्षण। 4P है, 4P परीक्षण को मापने के लिए किया जाता है। 4P परीक्षण क्या मापने के लिए किया जाता है, टफनेस, फैटिंग स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी या नन ऑफ दीज। तो 4P परीक्षण हमारा होता है टफनेस मापने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में इसका एक डायग्राम है, ये देखिए। इस परीक्षण में नमूने पर 45 डिग्री पर एक नोच बनाकर शुद्धालम धरन की तरह रखा जाता है और एक स्ट्राइकर द्वारा इसकी नोच के विपरीत दिशा में प्रहार किया जाता है। मतलब यहाँ से मारेंगे और ये आगे चला जाएगा और पता चल जाएगा कि उसमें कितनी टफनेस वो सहन कर सकता है। और इसकी जो रीडिंग होती है वो यहाँ पर एक स्केल टाइप का होता है, यहाँ से हम इसकी नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार एक विंडल परीक्षण होता है जो ये किसी भी मटेरियल की हार्डनेस को मापता है। इसको भी इम्पैक्ट लोड यहाँ से डालते हैं और जो उसमें और यहाँ इस जगह पर उस मटेरियल रखा जाता है जिससे उसकी हार्डनेस का पता चलता है और यहाँ पे उसको नोट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बल की दिशा में विरूपण प्रति इकाई लंबाई को किस रूप में जाना जाता है। तो स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेस। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन हमारा होता है रैखिक विकृति है, उसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला हमारा होता है del L अपॉन L। और ये होता है लेटरल स्ट्रेन मतलब पार्श्व विकृति, और इसका फॉर्मूला हमारा होता है del D अपॉन D। तो लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन आई होप आपको समझ आ गया होगा। विरूपण प्रति इकाई लंबाई में विकृति का राइट आंसर हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुक का नियम किस सीमा तक अच्छा अनुसरण करता है। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट,
लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब हमारा हुक का नियम होता है, इस नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल तीव्रता उससे संबंधित विकृति के समानुपाती होती है, और ये हमारा होता है प्रतिबल प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो हमारा प्रतिबल इज इक्वल टू हो जाता है यंग मॉडुलस अपॉन स्ट्रेन मल्टीप्लाई स्ट्रेन, और इसका फॉर्मूला बन जाता है ई इज इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है, और इसको हुक स्थिरांक या प्रत्यास्था स्थिरांक गुणांक भी कहते हैं। हुक का नियम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल या अनुपात की सीमा तक लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलवा लोहे का तनन परीक्षण करने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होती है। तो ढलवा लोहे का तनन परीक्षण करने पर इसमें तनन प्रतिशत कमी होती है 0%। अब क्या होता है, ढलवा लोहा एक ब्रिटिल धातु होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए तनन परीक्षण में बिना प्रतिरोध उत्पन्न किए ही यह असफल हो जाता है। इसका ऊष्मा उपचार करके इसके गुणों में आवश्यक परिवर्तन करना संभव होता है। ढलवा लोहे का मुख्य अवयव लोहा व कार्बन होते हैं, और इसमें कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो 2 से 4% तक कार्बन इसमें होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबल विकृति वर्ग में नेकिंग पाया जाता है। अब नेकिंग किसमें होता है, ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, या इन दोनों में, नन ऑफ दिस। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल पदार्थ जो होते हैं उसमें नेकिंग पाया जाता है, जबकि भंगुर पदार्थों में नेकिंग नहीं पाया जाता, क्योंकि ब्रिटल पदार्थ बिना किसी सिग्निफिकेशन के 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं, और जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं इसमें पदार्थों के साथ डिफॉर्मेशन 5% से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तनाव के कारण विरूपण को रोकने की पदार्थ की क्षमता क्या कहलाती है, टफनेस, स्टिफनेस, प्लास्टिसिटी या हार्डनेस। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है, तनाव के कारण विरूपण को रोकने की पदार्थ की क्षमता हमारी स्टिफनेस कहलाती है। इसी प्रकार हार्डनेस होता है, इस गुण के कारण पदार्थ घिसावा, रेती चलाना या खरोच आदि का विरोध करता है, मतलब उस पर जो स्केच पड़ते हैं उसका विरोध करते हैं। और हमारी टफनेस होता है हमारा, इस गुण के कारण पदार्थ झटके सहने की क्षमता या झटके कहने की समात उत्पन्न हो जाती है टफनेस में। और प्लास्टिसिटी होती है, अगर किसी भी मटेरियल पर एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वह वापस अपनी जो पोजीशन होती है उसमें नहीं आती। तो ये इसकी जो ये प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी कहलाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टिफनेस।